रूस ने यूक्रेन युद्ध में अब तक अपना सबसे बड़ा इलाका गंवाया है। नहीं, हम जमीन की बात नहीं कर रहे। यूक्रेन ने अभी ऐसा कोई बड़ा जवाबी हमला शुरू नहीं किया है जिसने रूसी बलों को कब्जे वाले पूर्वी और दक्षिणी इलाकों से खदेड़ दिया हो। वो तो आगे का प्लान है। नहीं, जो इलाका रूस ने खोया है वो ठोस नहीं है, वो तरल है। काला सागर यूक्रेन का है और ये जीत रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा में आगे बढ़ने का रास्ता खोलती है। कब्जे वाले इलाके थोड़े सुरक्षित है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि रूस का काला सागर खोना और भी बड़ी चीज़ के लिए रास्ता बनाता है। गैर कानूनी रूप से कब्जा किए गए क्रीमिया का पतन। 5 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि अब काला सागर पूरी तरह यूक्रेन के नियंत्रण में है। यूक्रेन की नौसेना ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर वो किया जिसे कई लोग असंभव मानते थे। रूस ने काला सागर खो दिया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने घोषणा की, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन की शानदार रणनीति की ओर इशारा किया जिसने काला सागर बेड़े को पूरी तरह से पंगु बना दिया है। और अब उस बेड़े के बचे हुए जहाज़ों के लिए इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में चलना बहुत खतरनाक हो गया है। यूक्रेन ने अपनी खुद की नौसेना के बिना काला सागर को मुक्त कराया है। इसके बजाय उसने ड्रोन, दोनों हवाई और समुद्री के साथ साथ मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि वहां से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी रूसी जहाज के लिए काला सागर बेहद खतरनाक हो जाए। जब हम कहते हैं कि यह सबसे बड़ा इलाका है जिसे यूक्रेन ने जीता है और रूस ने अब तक की जंग में खोया है, तो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। काला सागर बहुत विशाल है। इसका क्षेत्रफल करीब 4,22,000 वर्ग किलोमीटर है। यदि आज़ोव सागर को न जोड़े, हम आज़ोव सागर भी जोड़ सकते हैं जहां रूस की हालत अच्छी नहीं है। इससे यूक्रेन के पास 4,61,000 वर्ग किलोमीटर पानी होगा जो रूस और उसके बेड़े से छीन लिया गया है। लेकिन हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं, काला सागर तो जमीन नहीं है। आप बिल्कुल सही है, लेकिन यूक्रेन का इस जलमार्ग पर नियंत्रण हासिल करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काला सागर रूस के लिए आक्रामक और रक्षात्मक दोनों ही दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह कोई भी इलाका जो वह फिलहाल यूक्रेन के अंदर अपने कब्जे में रखे हुए है। रूस दशकों से काला सागर को लेकर संघर्षों में शामिल रहा है, यूक्रेन पर हमले से पहले भी। चैथम हाउस के अनुसार रूस ने काला सागर में गुप्त व खुले कदमों से नियंत्रित अस्थिरता की नीति अपनाई, जिससे वह संघर्ष समाधान में मध्यस्थ बन सका। इस स्थिति और क्रीमिया के अवैध विलय के साथ रूस ने काला सागर में काला सागर बेड़े को मजबूत करने का औचित्य पेश किया। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिससे उसकी काला सागर कूटनीति का असली मकसद साफ हो गया। काला सागर इस हमले का साधन बन गया। आर्थिक रूप से रूस जानता था कि यूक्रेन काला सागर का इस्तेमाल अनाज निर्यात करने के लिए करता है। यूरोप के अन्न भंडार ने पुतिन के आक्रमण से पहले वाले साल में कृषि निर्यात से 27 अरब डॉलर से ज्यादा कमाए, जिनमें अधिकांश काला सागर के जरिए भेजे गए। रूस ने इसे रोकने की कोशिश की थी। पुतिन पर दबाव पड़ने पर उन्होंने काला सागर अनाज पहल पर हस्ताक्षर किए ताकि यूक्रेनी जहाजों को गुजरने दिया जा सके, लेकिन जुलाई 2023 में पीछे हट गए। सितंबर 2023 में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने कहा था कि रूस ने काला सागर से लगभग 6 मिलियन टन यूक्रेनी अनाज चुरा लिया था। रणनीति स्पष्ट थी, काला सागर का इस्तेमाल करके यूक्रेन को उन आर्थिक संसाधनों से वंचित करना जिनकी उसे रूस के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए जरूरत थी। इस योजना में काला सागर बेड़ा को बड़ी भूमिका निभानी थी, क्योंकि यूक्रेन के पास पारंपरिक नौसेना नहीं है और निश्चित रूप से उसके पास अपनी कोई युद्धपोतों की बेड़ा भी नहीं है जिससे वह जवाब दे सके। रूस का काला सागर पर नियंत्रण चाहने का कारण सिर्फ अनाज रोकना नहीं था। उस सागर से क्रीमिया से यूक्रेन में सैनिक और उपकरण भेजने की सुविधा थी। रूस अपने युद्धपोतों से यूक्रेन के शहरों और सैन्य ढांचे पर मिसाइलें दाग सकता था। इससे फर्क नहीं पड़ता था कि काला सागर बेड़ा अलग थलग था या तुर्की ने पुतिन के आक्रमण के बाद हर देश के सभी युद्धपोतों के लिए काला सागर में जाने वाले जलडमरू मध्य को बंद कर दिया था। रूस को अपने पास जो कुछ था उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उसके युद्धपोत, पनडुब्बियां यूक्रेन को अधीन कर देती और मालवाहक और सैनिक उतारने वाले जहाज
यूक्रेन की मुख्य भूमि पर लगातार रसद उतारते रहते। फिर 14 अप्रैल 2022 को सब कुछ बदल गया। यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से काला सागर बेड़े के सबसे कीमती जहाज मोस्कवा पर हमला किया। और अचानक निराशा की गहराइयों से एक ऐसा देश जिसके पास नौसेना नहीं थी, उसके पास एक नई रणनीति आ गई, जिसका इस्तेमाल वह काला सागर बेड़े को तोड़ने और वह पूरी जीत हासिल करने के लिए कर सकता था, जिसके बारे में ज़ेलेंस्की अब कहते हैं कि वह हासिल हो चुकी है। ब्लैक सी में जीत की अपनी टेलीग्राम घोषणा में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की नौसेना, रक्षा व सुरक्षा बलों की सराहना की और रूस से कहा कि काला व अजोव सागर उसके लिए कभी शांत नहीं होंगे। यह एक मामूली बयान है जो यह पूरी कहानी नहीं बताता कि यूक्रेन ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में रूस को कितनी पूरी तरह से हराया है। मॉस्को हमले के बाद यूक्रेन ने उसकी मारक सीमा में आने वाले ब्लैक सी फ्लीट के सभी युद्धपोतों को निशाना बनाना शुरू किया और मिसाइलें तैनात की गईं। कुछ यूक्रेन की बनी और कुछ पश्चिमी सहयोगियों से मिली। समय के साथ यूक्रेन ने इतने बड़े और शक्तिशाली हवाई ड्रोन बनाए जो जहाज डुबो सकते थे। इसने ऐसे समुद्री ड्रोन बनाए जो बिना चालक काला सागर में गश्त कर सकते थे और रूसी युद्धपोतों पर कामिकाज़े हमले के लिए तैयार रहते थे, जिन्हें पहले ऐसे खतरे से बचाव की जरूरत नहीं पड़ी थी। मॉस्को को नुकसान पहुंचाने के बाद यूक्रेन ने 2 वर्षों में कई बार हमला किया। 2024 के मध्य तक यूक्रेन ने काला सागर बेड़े के 26 जहाज़ों पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया था, जो पूरे बेड़े का करीब 1/3 था। मैगुरा VV5 जैसे समुद्री ड्रोन जो रूसी जहाज़ों तक सैकड़ों किलो विस्फोटक पहुंचा सकते थे, हावी होने लगे। 2024 की वसंत में यूके रक्षा मंत्रालय ने काला सागर बेड़े को कार्यक्षमता के लिहाज से निष्क्रिय बताया, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों का दबदबा था। बेड़े को मजबूरी में सेवास्तोपोल, क्रीमिया से हटना पड़ा ताकि यूक्रेन की पहुंच से दूर रहे। पुतिन ने हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने रूस के काले सागर में नुकसान छुपाने के लिए सैन्य परेड और प्रचार का सहारा लिया। ये सब तब हुआ जब उन्होंने बेतहाशा कोशिश की कि किसी तरह से वह नियंत्रण वापस पा सके, जिसकी उन्हें यूक्रेन पर हमला करने और क्रीमिया की रक्षा के लिए समुद्र का इस्तेमाल जारी रखने के लिए जरूरत थी। लेकिन यह सब व्यर्थ था। यूक्रेन ने काले सागर में जीत दर्ज की, आंकड़े सब बताते हैं। यूक्रेन अब काले सागर में अपनी शानदार रणनीति के शिकार 26 से ज्यादा जहाजों को गिन सकता है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार यूक्रेन अब दावा करता है कि उसने काले सागर में रूस के 12 मुख्य युद्धपोतों पर हमला किया है, जिनमें से 4 जहाज पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और बाकी 8 को इतना नुकसान पहुंचा है कि वे शायद अब सेवा में नहीं रहेंगे। यूक्रेन ने रूस के लैंडिंग जहाजों को भी निशाना बनाया है, कुल 25 हमलों के साथ, जिससे 15 जहाज नष्ट हो गए हैं और 10 अन्य को नुकसान पहुंचा है। सहायक जहाज जो अन्य जहाजों को समर्थन प्रदान करते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया गया है। कुल 12 हमले हुए हैं, जिनमें से 3 जहाज नष्ट हो गए हैं और 9 को नुकसान पहुंचा है। ये पहली बार है जब यूक्रेन ने अपने काला सागर अभियान के आंकड़े जारी किए हैं और इन बड़े हमलों के कारण ही वो जीत का दावा कर सकता है। काला सागर बेड़ा पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, लेकिन हर बार जब कोई रूसी जहाज रवाना होता है, यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें उसका इंतजार कर रही होती हैं। और तुर्की द्वारा काले सागर में जाने वाली जल डमरू मध्य को बंद कर देने के कारण रूस अपने बेड़े को फिर से नहीं भर पा रहा है। पुतिन को एक अकल्पनीय स्थिति में मजबूर होना पड़ा है। एक ऐसा देश जिसके पास कोई नौसेना नहीं है, उसने पुतिन को काला सागर बेड़े का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसका मतलब है कि काले सागर में संतुलन पूरी तरह यूक्रेन के पक्ष में बदल गया है और इसका असर रूस की सेना और अवैध रूप से कब्जाए गए क्रीमिया पर पुतिन की पकड़ पर पड़ता है। संख्या निश्चित रूप से प्रभावशाली है, लेकिन यूक्रेन के काला सागर अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह क्रीमिया के डी रूसीकरण के लिए दरवाजा खोलता है। यही यूक्रेन का लक्ष्य है। अगर रूस क्रीमिया हारता है तो पूरा आक्रमण व्यर्थ होगा। हालांकि इससे पहले कि हम काला सागर की बदलती परिस्थितियों और उनके असली मायने में गहराई से जाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। क्या आपको इस वीडियो से जानकारी मिल रही है? शानदार। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप देख सके कि आगे क्या आने वाला है। रूस काला सागर में हार के बावजूद इस जलमार्ग में अब भी पूरी तरह मौजूद है।
कार्नेगी एंडोमेंट के अनुसार पुतिन का अहंकार, उन्हें लगता है कि रूस की काला सागर स्थिति यूक्रेन युद्ध का अस्थायी झटका है, स्थायी नहीं। शायद वो सोचते हैं कि रूस जादुई रूप से यूक्रेन के अंदर उस विनिर्माण केंद्र को नष्ट करना शुरू कर देगा जो उन मिसाइलों और ड्रोन का निर्माण करता है जो यूक्रेन की रणनीति को संभव बनाते हैं। 4 साल से भी ज्यादा की लड़ाई में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पुतिन की रूसी जीत की उम्मीद में अगर कुछ है तो वह उनका भ्रम ही है। फिर भी ब्लैक सी फ्लीट के ऐसे जहाज हैं जिन्हें न तो डुबोया गया है और न ही नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए यूक्रेन अपनी नजरें लक्ष्य से हटा नहीं सकता। इनमें से किसी भी बात का मतलब यह नहीं है कि संतुलन यूक्रेन के पक्ष में पूरी तरह नहीं बदला है। हम देख सकते हैं कि रूस अभी अपने ब्लैक सी फ्लीट के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। 26 जून की एक रिपोर्ट में मेट्सो ने खुलासा किया कि ब्लैक सी फ्लीट उन ज्यादातर कार्यों को नहीं कर रहा है जिनके लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए था। रूस की नौसैनिक विमानन अब ये काम कर रही है जिससे युद्धपोत लगभग बेकार हो गए हैं। रूस के जहाज यूक्रेन पर मिसाइल दागने में भी असमर्थ दिखते हैं। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के 5 जुलाई के लेख के अनुसार रूस अपने जहाजों से अब भी कलिब्र क्रूज मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि वे जहाज काला सागर में मिसाइलें दागने के लिए नहीं जा रहे हैं, वे अपने घरेलू बंदरगाहों में ही रुके हुए हैं और बेताबी से उम्मीद कर रहे हैं कि यूक्रेन उन पर जवाबी हमला नहीं करेगा जब वे स्थिर हैं। बेड़े के पास यही विकल्प है। काला सागर में जाने का मतलब है कि जहाज नज़दीकी दूरी से दाग सकते हैं जिससे वे ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन रूस यह जोखिम नहीं ले सकता। समुद्र में जाने वाला हर जहाज निशाना बनता है। यूक्रेनी नौसेना प्रवक्ता दिमित्रो पलेटेंचुक रूस के काला सागर बेड़े की स्थिति बताते हैं। कब्जाधारी समुद्र में कोई भी इकाई तैनात नहीं रखता, न आजो सागर में न ही काला सागर में। पलेटेंचुक कहते हैं, हाल के महीनों में समुद्र में जाना विलासिता बन गया है। यह एक ऐसी विलासिता है जिसे पुतिन वहन नहीं कर सकते, खासकर जब उन्हें पता है कि वे करोड़ों डॉलर के युद्धपोतों की बलि दे सकते हैं जिन्हें कुछ हजार डॉलर में बनाए गए ड्रोन मार रहे हैं। कुछ महीने पहले यूनाइटेड 24 मीडिया ने काला सागर बेड़े पर पुतिन के एक और दिलचस्प फैसले की रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस युद्धपोत खोने से निराश होकर नाविकों को ड्रोन यूनिट्स में भेज रहा है। ये यूक्रेनी विद्रोही समूह अतेश के अनुसार है, जो दावा करता है कि रूसी उच्च कमान ने फैसला किया है कि नाविकों को ड्रोन ऑपरेटर के रूप में बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, बजाय इसके कि वे वो काम करें जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है। ये आपको काला सागर में रूस की स्थिति के बारे में वो सब कुछ बता देता है जो आपको जानना चाहिए। नाविक अब नाव नहीं चला रहे हैं, यहाँ तक कि वे जहाज भी जिन्हें रूस शायद जोखिम में डाल सकता था पानी में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें उन्हें चलाना चाहिए था वे लोग ड्रोन कैसे काम करते हैं ये समझने में ही व्यस्त हैं। ये यूक्रेन के लिए जीत है। रूस अब इतना मजबूर हो गया है कि वह अपने बेकार नाविकों को कुछ काम में लगाने के लिए काला सागर बेड़े को और भी बेकार बना रहा है, क्योंकि वह उन्हें दूसरी जगह तैनात कर रहा है। वाकई रूस के लिए कहीं भी चैन नहीं है। लेकिन काला सागर को यूक्रेन के हाथों खोना पुतिन के लिए जितना विनाशकारी है, खासकर जब उन्होंने रूस को समुद्र में मुख्य प्रभावशाली ताकत बनाने में इतना निवेश किया, असली नुकसान की तुलना में यह नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका भविष्य के लिए क्या मतलब है वह कहीं ज्यादा बड़ा है। क्रीमिया गंभीर मुसीबत में है। अब रूस काला सागर बेड़े की सुरक्षा पर भरोसा नहीं कर सकता। 2026 में पुतिन को इस सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि क्रीमिया रूस के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। ये ऐसा नहीं होना था। ठीक वैसे ही जैसे काला सागर क्रीमिया भी एक संपत्ति होना चाहिए था, जो रूस से क्रीमियाई प्रायद्वीप के जरिए काला सागर में और फिर यूक्रेनी मुख्य भूमि तक जाने वाली सप्लाई चेन का हिस्सा था। क्रीमिया से रूस मिसाइल, ड्रोन और ग्लाइड बम काला सागर बेड़े की मदद से लॉन्च कर सकता था, जिससे यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई रुक सकती थी। अब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। काला सागर बेड़े के पतन ने क्रीमिया के अलगाव की नींव रख दी, जिसे हम 2026 में देख रहे हैं। अब यूक्रेन के उस अभियान पर चर्चा हो रही है जो क्रीमिया की रसद लाइनों को निशाना बनाता है। बिल्कुल सही भी है। यूक्रेन ने क्रीमिया की ओर जाने वाले पुल उड़ाए और सैकड़ों सप्लाई
व ईंधन ट्रक नष्ट किए, जिससे क्रीमिया को अलग थलग करने और पुतिन की पकड़ कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। यूक्रेन की रसद नाकेबंदी ने क्रीमिया को रूस और दक्षिणी यूक्रेन से जोड़ने वाले RR 280 हाईवे को खौफनाक रास्ता बना दिया है। यह सड़क यूक्रेन के मिडल स्ट्राइक ड्रोन द्वारा नष्ट जलते वाहनों से भरी है। ड्रोन हमलों से क्रीमिया के कई हिस्सों में बिजली नहीं है, क्योंकि ये पावर स्टेशन व सब स्टेशन पर हमला करते हैं। क्रीमिया की वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बुरी तरह तबाह हो गई है। लेकिन इसमें कोई शक ना करे, काला सागर का नुकसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह लॉजिस्टिक अभियान कुछ मायनों में एक दूसरे को प्रभावित करता है। जून में यूक्रेन ने कर्च ब्रिज के दोनों ओर, जो क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ता है, एक विनाशकारी हमला किया। इस हमले में उन फेरी पर भी हमला हुआ जिनसे रूस काला सागर और अजोव सागर के जरिए आपूर्ति कर रहा था। ये हमले तभी संभव हुए जब काला सागर बेड़ा सेवा से बाहर किया गया। रूस के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का हिस्सा फिर नष्ट हुआ। लेकिन इसके अलावा काला सागर का नुकसान व्यावहारिक और प्रतीकात्मक दोनों ही रूप में महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक स्तर पर रूस काला सागर में विभिन्न छोटे द्वीपों, रेतीली पट्टियों और कभी-कभी तेल के बुनियादी ढांचे पर भी वायु रक्षा बनाए रखने की कोशिश करता है। उन रक्षा प्रणालियों को रखरखाव की जरूरत होती है और रूस को अपने इंजीनियरों को वहां भेजने के लिए अपने जहाजों की जरूरत होती है। अब ऐसा पहले जैसा नहीं हो रहा है। कोई भी जहाज जो समुद्र में जाता है खतरे में होता है। रूस अपने जहाजों का इस्तेमाल मिसाइल दागने के लिए भी नहीं कर सकता, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, और न ही उन्हें चलायमान वायु रक्षा मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकता है ताकि क्रीमिया की रक्षा कर सके। प्रतीकात्मक रूप से रूस ने सेवास्तोपोल को कम से कम काला सागर बेड़े के पारंपरिक मुख्यालय के रूप में तो लगभग खो ही दिया है। ये पुतिन के दावे पर सीधा प्रहार है कि रूस क्रीमिया पर पूरी तरह नियंत्रण रखता है। ये मुमकिन नहीं। वह बंदरगाह शहर जो रूस की यूक्रेन के लिए योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, अब अपने असली उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। काला सागर बेड़े का नुकसान सिर्फ काला सागर तक सीमित नहीं है। रूसी युद्धपोत न चलने से क्रीमिया बहुत असुरक्षित हो गया है। यूक्रेन ने इस तथ्य का पूरा फायदा उठाया है और अब वह क्रीमिया प्रायद्वीप पर मौजूद कब्जाधारियों के लिए जीवन असहनीय बनाने की कोशिश कर रहा है। कब्जाधारियों की पहले की जीवन शैली अब तेजी से बिखर रही है। क्रीमिया में लोग ईंधन की कमी और बार बार बिजली कटौती झेल रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा। मॉस्को टाइम्स ने कब्जाधारी मिखाइल से बात की, जिन्होंने कहा, यहाँ पेट्रोल नहीं है, बच्चे धमाकों की आवाज सुनते हैं, बिजली पानी सीमित है। मुझे नहीं पता कि यह कब खत्म होगा। मैं ट्रेनों पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता। वे या तो रद्द हो जाती है या फिर उनका समय बदल दिया जाता है। पेट्रोल का स्टॉक रखना बेहतर है। यहाँ सेवास्तोपोल के मुकाबले आप पेट्रोल खरीद ही नहीं सकते, सिद्धांत रूप में भी नहीं। क्रीमिया में सब ठप है। ये यूक्रेन की योजना के अनुसार हो रहा है। क्रीमिया में खाने पीने की चीजों की कमी की खबरें आ रही हैं, जिसमें अनाज, आटा और चीनी जैसी जरूरी चीजें किराना दुकानों की शेल्फ पर मिलना मुश्किल हो गई हैं। क्रीमिया का पर्यटन सीजन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसमें कोई हैरानी नहीं है। सूरज, समुंदर, रेत, लेकिन पेट्रोल नहीं। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के अनुसार क्रीमिया को पर्यटन राजस्व में भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग अब इस युद्ध क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। वहां कोई यूक्रेनी सैनिक न होने के बावजूद पर्यटक दूरी बना रहे हैं। उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ड्रोन ही सारा नुकसान कर रहे हैं। यह सब कुछ काला सागर बेड़े के पतन से शुरू हुआ, जिसने यूक्रेन के लिए क्रीमिया के अंदर हमलों पर ध्यान केंद्रित करने का रास्ता खोल दिया, साथ ही उस रसद नाकेबंदी अभियान के साथ जो अब क्रीमिया को रूस और कब्जे वाले यूक्रेन से काट रहा है। और अगर ये सब आपको ये मानने के लिए काफी नहीं है कि क्रीमिया को रहने लायक ना छोड़ने की यूक्रेन की रणनीति काम कर रही है, तो आपको हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय देखें कि रूस क्या कर रहा है। 3 जुलाई की एक रिपोर्ट में यूरो मैदान प्रेस ने बताया कि आर्तेश के मुताबिक क्रीमिया के केर्च और फियोदोसिया में रूसी अधिकारियों को सभी दस्तावेज और उपकरण पैक कर प्रायद्वीप से हटने का आदेश मिला है। यह मामला ऐसा नहीं था जिसमें अधिकारियों के पास हफ्तों का समय था। उन्हें 3 जुलाई तक का समय मिला था,
दस्तावेज और उपकरण पहले ही हटा लिए गए हैं। अगर सब कुछ रूस की योजना के अनुसार हुआ है, रूस डरा हुआ है। काला सागर हाथ से जा चुका है। क्रीमिया अगला निशाना है, क्योंकि यूक्रेनी हमले लगातार जारी है। एक प्रायद्वीप जिसे पुतिन को काला सागर पर अपनी ताकत दिखाने के लिए स्थायी ठिकाना बनाना था, वही अब निशाना बन गया है, क्योंकि वही बेड़ा जो ताकत दिखाने वाला था वो असफल हो गया। अगर रूस काला सागर पर काबिज रहता तो यह नहीं होता। अब ऐसा नहीं है। ज़ेलेंस्की सही है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में शायद सबसे अहम क्षेत्र खो दिया है और जल्द ही इससे भी अधिक अहम इलाका डोमिनो की तरह गिर पड़ेगा। सिर्फ दस्तावेज और उपकरण ही नहीं, क्रीमिया से और भी चीजें निकाली जा रही हैं। केर्च ब्रिज पर 12 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कतारें लगी है और कब्जाधारी बड़ी संख्या में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम वीडियो में बताते हैं कि काले सागर में रूस की हार का असली मतलब क्या है और यह क्यों मायने रखता है। जानने के लिए देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि क्रीमिया को लेकर पुतिन के भव्य मंसूबे के पतन पर हमारे और विश्लेषण देख सके। धन्यवाद।